नमस्कार दोस्तों, यूजी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम लोग अंग्रेजी विषय में ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक वर्ब का पार्ट होता है। ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं, कौन कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी हैं, उनका यूज करेंगे हम लोग। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब की परिभाषा क्या होती है ये देखते हैं हम लोग। ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो कहते हैं कि द वर्ब्स विच हेल्प्स द मेन वर्ब इन completing a sentence is called an auxiliary verb. The verbs which helps the main verb in completing a sentence is called an auxiliary verb. इसको हिंदी में समझें अगर तो कहता है जो क्रिया वाक्य बनाने में मुख्य क्रिया की सहायता करती है इसीलिए सहायक क्रिया होती है। दोस्तों, जो क्रिया वाक्य बनाने में मुख्य क्रिया की सहायता करती है सहायक क्रिया कहलाती है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। यह क्रिया अकेले प्रयोग ना होकर किसी अन्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होती है। दोस्तों, मेन वर्ब तो होगी क्योंकि उसी की सहायता करेगी ये मुख्य क्रिया की, इसलिए कहा जाता है कि यह क्रिया अकेले ना होकर किसी अन्य क्रिया के साथ में प्रयुक्त होती है। तो ये समझ लेंगे दोस्तों कि मुख्य क्रिया की जो क्रिया सहायता करेगी वो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया होगी। तो दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, राकेश हैज़ रिटन एन एसे। तो दोस्तों इसमें देखते हैं हम लोग कि हैज़ जो है ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। किसके साथ किसका यूज मतलब कौन सी वर्ब के साथ यूज की जा रही है? ये रिटेन वर्ब जो हमारी है, मेन वर्ब हो गई रिटेन, इसके साथ में यूज की जा रही है, इसकी सहायता कर रही है हमारा, तो इसलिए हमारी सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी। दोस्तों, इसी तरह दूसरे वर्ब में दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, प्रदीप विल गो टू दिल्ली। प्रदीप विल गो टू दिल्ली, तो दिल्ली के पहले कौन जाएगा कौन? प्रदीप जाएगा। तो इसमें जो हमारा जाना है वो मेन वर्ब है। कौन सी है? मेन वर्ब क्या है? गो, यानी जाना। गो हमारी मेन वर्ब है, उसकी सहायता कौन कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब हमारी ये विल लगी हुई है, यही हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है दोस्तों। तो यही सहायता करती है, इसलिए हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होगी। आगे है, अमन इज रीडिंग ए बुक। अब रीडिंग हमारा हो गया मेन वर्ब की सहायता इज कर रहा है कौन? इज, यानी इज हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होगी। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को पहचान लेंगे दोस्तों। और हम लोग सबसे पहले अब ऑक्सिलरी वर्ब को बांटा कैसे जाता है जान लें। तो ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरीज, दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरीज। तो दोस्तों आज हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। बाकी दूसरे वीडियो में मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक ही में कर रहेंगे दोस्तों तो हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आएगी। तो इसलिए सबसे पहले हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में देखते हैं, कौन कौन सी प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी में होती है यूज ऑफ बी हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है बी का मतलब क्या होता है दोस्तों? इज, एम, आर, वाज, वर, ये हमारे बी वर्ब होती हैं। कौन कौन सी? इज, एम, आर, वाज, वर हमारी बी वर्ब होती हैं। इनका यूज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसमें आता है इज, एम, आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस बनाने में करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस बनाने में करते हैं दोस्तों। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस बनाने में इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। इज हमारा सिंगुलर नाउन के साथ होगा या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ होगा। एम हमारा आई के साथ होगा, और आर जो हमारा है वो प्लूरल के साथ में होगा। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर होगा हमारा, ये समझ लेंगे। अब आगे आते हैं दोस्तों। तो ये देखा हमने इज, एम, आर किस में प्रयोग होता है? इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में करते हैं। इसके बाद आता है वाज तथा वर का प्रयोग जो है हम लोग पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में तथा सभी का प्रयोग पैसिव वॉइस बनाने में किया जाता है। वाज वर का प्रयोग पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में, और इन सभी का प्रयोग अगर एक बार देखें तो पैसिव वॉइस में भी इन सभी का प्रयोग किया जाता है। तो किस तरह से किया जाता है दोस्तों? एग्जाम्पल्स की सहायता से देखेंगे हम लोग।
तो ये देखते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे प्रयोग होता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे प्रयोग होता है ये देखते हैं पहले। तो सबसे पहले देखते हैं आई एम हेल्पिंग यू। आई एम हेल्पिंग यू देखिए दोस्तों, ये हमारी बी वर्ब एम लगी हुई है। तो ये हमारा कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है, तो वही हमारा एम हो गया लगा हुआ है यहाँ पे। आई एम हेल्पिंग यू। इसी तरह ही इज़ राइटिंग एन एसे, यह भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। टेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, वहाँ से देखते हैं। तो हमारा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इज का प्रयोग इसमें हुआ है। इज हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ रहा है, इस तरह से देख लेंगे, ऐसे यूज होगा इज का। अब हम लोग आते हैं ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। अब हमने पढ़ा क्या? वाज तथा वर का प्रयोग जो है वो हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, तो पास्ट में हमारा क्या है? प्लेइंग वाज लगा हुआ है, तो इसलिए ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। प्लेइंग क्रिकेट वाज, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो वाज से हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग कैसे किया हम लोगों ने। तो पैसिव वॉइस में देखते हैं आई एम लव्ड बाय हिम। अभी पैसिव वॉइस बनाया गया दोस्तों, इसका पैसिव वॉइस बनाया गया है, तो आई वाज लव्ड बाय हिम, ये हमारा ही पैसिव वॉइस हो जाएगा इस तरह से। इसमें भी हमारा एम का प्रयोग किया गया है। ही इज लाइक्ड बाय हर। ही इज लाइक्ड बाय हर दोस्तों, ये हमारे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस होंगे ये हमारे, इसलिए इनको हम लोग पैसिव वॉइस बनाने में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाई गई। इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है दोस्तों। और हमारा पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब जो होती है थर्ड फॉर्म में होती है, इसलिए थर्ड फॉर्म वर्ब लगाई गई है हर जगह। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की है, तो एम लगा हुआ, इज लगा है, हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी। इसी तरह इसमें ही वाज किल्ड, ये भी हमारा पैसिव वॉइस ही है दोस्तों। किल्ड हमारा थर्ड पर्सन है, वाज के साथ किल्ड है, तो यानी पैसिव वॉइस है, ऐसे पहचान लिया। और किल्ड हमारा थर्ड पर्सन है, उसके साथ वाज लगा हुआ है, तो वाज हमारी कौन सी है? ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इस तरह से इच एम आर वाज वर्ब का हमने यूज किया। अब आगे और देखते हैं इससे पॉइंट कि कॉन्टीन्यूअस टेंस में कैसे बनता है। कॉन्टीन्यूअस टेंस में बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। कॉन्टीन्यूअस टेंस में बी यानी इज एम आर वाज वर्ब, ये हमारे बी वर्ब हो जाएंगी, उसके साथ वर्ब लगेगी दोस्तों। कौन सी? मेन वर्ब। कौन सी? यहाँ पे वर्ब का मतलब होगा दोस्तों मेन वर्ब से मतलब होगा। ये बी का मतलब इज एम आर वाज वर्ब। कॉन्टीन्यूअस टेंस की बात करें, कॉन्टीन्यूअस टेंस का ये जो फार्मूला है वो देख रहे हैं हम लोग, कैसे वर्ब का यूज होगा। बी लगेगा, फिर वर्ब लगेगी, फिर उसमें आईएनजी लग जाए, क्योंकि कंटिन्यूअस रहा है, रहे हैं ये सब होता है, रहा था, रहे थे, ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगेगा वर्ब का। मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, उसके पहले बी वर्ब लगेगी। तथा पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं? बी लगेगा, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगी, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगी। पैसिव वॉइस में हमने देखा, ये देखिए बी वर्ब लगा है, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगी है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब थर्ड फॉर्म इसमें है, उसी तरह यूज कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पैसिव वॉइस में इस तरह से बनेगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस तरह से बी प्लस वर्ब की आईएनजी, बी प्लस वर्ब की प्ले वर्ब हो गया, आईएनजी फॉर्म लग गया है। तो ये हम लोगों ने समझा, इस तरह से ऐसे फॉर्म होगा इनका। अब आगे इनसे रिलेटेड और चीज़ें हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। थोड़ा लिखा है इज एम आर वाज वर्ब जब मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते तो, जब मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते तो लिंकिंग वर्ब्स तथा जब ये हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में प्रयोग होते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब का मतलब दोस्तों यही कि हमारी मेन वर्ब की सहायता करे, तो हमारी वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब वो हो जाएगी। अगर वो हमारी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो जाए, यही हमारे बी वर्ब इज एम आर वाज वर्ब, तो हमारी वहाँ पे लिंकिंग वर्ब कहलाएगी दोस्तों। कौन सी? लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। कैसे? ये हम लोग एक तरह से लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में वो अंतर समझ लेते हैं दोस्तों, अंतर समझ लेते हैं।
तो ही इज ए टीचर, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों हम लोग इज जो है इसके साथ कोई मेन वर्ब का यूज नहीं किया गया, तो हमारी ये सीधे सीधे मान लेंगे कोई मेन वर्ब नहीं है वहाँ पे, कोई अन्य वर्ब नहीं है, तो हमारी वो लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। यहाँ पे इज जो हमारा है लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। क्या होगा? लिंकिंग वर्ब। अब यहाँ पे ही इज टीचिंग मी, इज टीचिंग मी का मतलब दोस्तों टीचिंग हमारा यहाँ पे मेन वर्ब है। क्या है? टीचिंग जो हमारा मेन वर्ब है उसके साथ में इज लगा हुआ यानी बी वर्ब लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे बी वर्ब जो हो गई हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी। इज जो यहाँ पे है वो ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से हम लोग लिंकिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब को अच्छे से पहचान सकते हैं कि अगर हमारा इज एम आर वाज वर्ब के साथ में कोई मेन वर्ब लगी हुई है तो हमारी वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी, अगर मेन वर्ब नहीं लगी है तो लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। इस तरह से हम लोग देख लेंगे। अब आगे आते हैं दोस्तों यूज ऑफ डू। यूज ऑफ डू, डू का मतलब होगा डू डज डिड, इसके फॉर्म है डू के, डू डज डिड। इनको देख लेंगे, इनको देखते हैं कैसे। नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फुल वर्ब्स की सहायता के लिए डू डज या डिड का प्रयोग किया जाता है। डू डज या डिड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेगेटिव वर्ड हो, नेगेटिव वाक्य हो या इंट्रोगेटिव वाक्य हो, नेगेटिव वाक्य हो या इंट्रोगेटिव वाक्य हो, तो वहाँ पे हम लोग वर्ब की सहायता के लिए डू डज या डिड का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों? उदाहरण में समझेंगे। जैसे यहाँ पे आई डू नॉट लाइक दिस बुक। आई जब यहाँ नेगेटिव बनाया गया दोस्तों, नॉट का यूज किया गया, तो नॉट अकेले नहीं आएगा, वहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? डू आएगी। कौन सी? डू आएगी। डू ऑक्सिलरी वर्ब का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। तो आई डू नॉट लाइक दिस बुक, अगर यहाँ पे आई है इसलिए डू है यहाँ पे, क्योंकि आई को बहुवचन माना जाता है दोस्तों। अब इसी तरह आगे में देख लेंगे। सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। सिंग हमारा सिंगुलर फॉर्म है इसलिए यहाँ पे डज लगेगा। डू का हम प्लूरल फॉर्म में, डज का हम सिंगुलर फॉर्म में करेंगे। और डिड का यूज हम लोग करेंगे किसमें दोस्तों? डिड का यूज होगा पास्ट टेंस में। डू या डज का यूज होगा हमारा प्रेजेंट टेंस में, डिड का यूज होगा हमारा पास्ट टेंस में। तो सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, सी हमारा एक वचन इसलिए डज का यूज किया गया, नेगेटिव है इसलिए डज का यूज किया गया दोस्तों। डी सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, इस तरह से हमारे ये नेगेटिव वर्ड हो जाएंगे। और इसको अगर हम लोग डिड का यूज करें तो डिड हमारा पास्ट टेंस में यूज होगा। तो यहाँ पे लिखा है सी डिड नॉट स्विम, सी डिड नॉट स्विम, तो ये हमारा पास्ट टेंस है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे डिड का यूज किया गया है और नॉट लगाना है इसीलिए डिड का यूज किया गया है दोस्तों। नहीं तो वैसे हम लोग दे स्विम लिख सकते थे। अगर नॉट का यूज करना है, नकारात्मक बनाना है यानी नेगेटिव बनाना है, तो हम लोग डिड नॉट का यूज करेंगे पास्ट टेंस में। अब आगे आते हैं दोस्तों, इसमें देखते हैं और पॉइंट और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरह से बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों ये सबसे पहले इसको हम लोग ले आएंगे, डू डज या डिड को सबसे पहले ले आएंगे। तो डू हमारा ये लगा है, तो ये हमारा यू हमारा, क्योंकि ये बहुवचन इसलिए डू का यूज किया गया इसमें। डू यू वांट दिस पोयम, तो यहाँ पे डू का प्रयोग इस तरह से होगा। अब आगे आते हैं। डज सी स्लीप इन द डे, डज सी स्लीप इन द डे, तो यहाँ पे डज का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ सी हमारा एक वचन है इसलिए डज का यूज किया गया है। तो डज सी स्लीप इन द डे इस तरह से बन जाएगा। अब आगे आते हैं। डिड दे कम हेयर, डिड दे कम हेयर, दोस्तों यहाँ पे डिड का यूज किया गया क्योंकि यहाँ पे हमारा पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है इसलिए डिड का प्रयोग किया गया है। तो डिड का प्रयोग चाहे सिंगुलर वर्ब हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी जगह डिड का यूज ही करते हैं। लेकिन प्रेजेंट में डू का प्रयोग प्लूरल में, डज का प्रयोग सिंगुलर में करते हैं। तो इस तरह से यहाँ डिड का प्रयोग डिड दे कम हेयर, ये हो गए हमारे यूज ऑफ डू, यानी डू डज या डिड का प्रयोग इस तरह से कर लेंगे दोस्तों। डू और डज का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करेंगे। डू का हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट में, डज का हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट में, और डिड का प्रयोग हम लोग पास्ट टेंस में करेंगे। डिड का प्रयोग पास्ट टेंस में करेंगे। तो ये हमारे डू डज और डिड के प्रयोग हो गए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ प्रयोग देख लेते हैं और अच्छी तरीके से कि डू डज या डिड का प्रयोग मुख्य क्रिया की तरह भी किया होता है, मतलब मुख्य क्रिया की तरह भी किया जाता है डू डज या डिड का प्रयोग। इसका एक और प्रयोग है दोस्तों, छूट गया था, ये देख लेते हैं। जैसे डू एज सी डिड, डू एज सी डिड, यानी ये हमारा मुख्य क्रिया का प्रयोग है यहाँ पे डू का प्रयोग। अब यहाँ पे हमारी जो है मुख्य क्रिया होगी ये हमारी, ना कि हेल्पिंग वर्ब।
मेन वर्ब है यहाँ पे, ना कि हेल्पिंग वर्ब। डू का मतलब करो, एज सी डिड, जैसा वह करती थी, जैसा वह उसने किया तुम वैसा करो। तो यहाँ करो जो हमारा ये है मेन वर्ब है डू, मेन वर्ब का यूज किया गया है डू। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में डू का प्रयोग किया। डू मीन्स करना भी होता है दोस्तों, डू मीन्स होता है करना, डू या डू मीन्स होता है करना, और उसका एक वचन फॉर्म में लिखेंगे तो डज हो जाएगा। तो इस तरह से है। अब जैसे ये है सी डज हर वर्क, सी डज हर वर्क, सी डज हर वर्क। तो ये भी हमारा डज का प्रयोग जो किया गया है ये मेन वर्ब के फॉर्म में है, यानी मुख्य क्रिया की तरह किया गया है। तो यहाँ पे हमारी मुख्य क्रिया की तरह भी डू डज या डिड का प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे आते हैं दोस्तों, यूज ऑफ हैव, यूज ऑफ हैव का प्रयोग करेंगे। हैव को हम लोग हैज हैव हैड फॉर्म में लिखते हैं, हैज हैव एंड हैड फॉर्म में लिखते हैं। तो हैव का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? हैज़ तथा हैव का प्रयोग, यानी हैव तथा हैज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने में। दोस्तों याद रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने में हैव या हैज का प्रयोग करते हैं, तथा हैड का प्रयोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने में करते हैं। हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में, और हैज तथा हैव का प्रयोग जो होगा वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग होगा। इनको उदाहरण की सहायता से देखते हैं कैसे समझेंगे दोस्तों। तो ये हमारा उदाहरण लिखा हुआ, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों यह समझ लेंगे कि हैव का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ होगा और हैज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ होगा। तो आई हमारा बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म में है, तो ये हमारा हैव लगेगा यहाँ पे, आई हैव डन माई वर्क हो जाएगा। और इस तरह सी हैज़ लर्नड हर लेसन, उसने अपना पाठ याद कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पे हैज़ का प्रयोग किया गया। हैज़ का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि सी हमारा एक वचन है, इसलिए हैज़ का प्रयोग किया गया। बहुवचन होता तो हैव का प्रयोग किया जाता। तो ये हुआ हैज और हैव के यूज। अब हम लोग हैड के यूज में पर देखते हैं। तो दे हैड रीच्ड द स्टेशन, दे हैड रीच्ड द स्टेशन, वे स्टेशन पहुंच चुके थे, वे स्टेशन पहुंच चुके थे। अब यहाँ पे पास्ट टेंस समझ में आ रहा है, हमने पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ रहा है, इसलिए हैड का प्रयोग किया गया दोस्तों। पास्ट में हैड का प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा चाहे इसमें एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, यहाँ पे हैड ही लगेगा दोस्तों। तो दे हैड रीच द स्टेशन, इस तरह से भी हैड का प्रयोग कर लेंगे। तो ये हुआ हमारा हैज, हैव तथा हैड का प्रयोग। इसको और इसका प्रयोग समझते हैं, इसका और कैसे भी प्रयोग करते हैं वो भी समझ लेते हैं। जैसे परफेक्ट टेंस में हैज हैव हैड में से एक तथा हैड हैव हैज में से एक तथा वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। परफेक्ट टेंस में हैज हैव या हैड में से एक या फुल फॉर्म उसके बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और नेगेटिव सेंटेंस में फुल वर्ब से पहले नॉट लगा दिया जाता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब के पहले नॉट लगा देंगे। कैसे दोस्तों देख लेते हैं। परफेक्ट टेंस है हमारा, परफेक्ट टेंस है हमारा चाहे प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट हो। तो ये हमारा ही हैज़ गॉन होम लिखा हुआ है, हमारा परफेक्ट टेंस है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसलिए यहाँ पे हैज़ का प्रयोग किया गया। हैज़ या हैव लगते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और चूंकि यहाँ पे ही हमारा एक वचन है इसलिए हैज़ का प्रयोग किया गया। अगर बहुवचन होता तो हैव का प्रयोग करते। तो ही हैज़ गॉन, हमने गॉन क्या है दोस्तों, गॉन है हमारा गो की थर्ड फॉर्म, वहीं पर कहा किया गया है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गई गो की। तो ही हैज गॉन होम हो जाएगा, इस तरह हैज का प्रयोग हो जाएगा। और दोस्तों कहा गया था अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग जो होगा हमारा वो मेन वर्ब के पहले हो जाएगा, यानी वर्ब के पहले हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा, मेन वर्ब के पहले होगा। तो ही हैज़ नॉट यानी नॉट का प्रयोग हमने मेन वर्ब के पहले कर लिया। तो इस तरह से भी यूज कर लेते हैं हैज़ हैव हैड का। और आगे देखते हैं एक और यूज है इसका
कि हैज हैव तथा हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में भी किया जाता है। मुख्य क्रिया के रूप में भी हैज हैव या हैड का प्रयोग किया जाता है। जैसे वहाँ पे डू डज या डिड का प्रयोग भी मुख्य क्रिया के रूप में करते हैं, ऐसे यहाँ पे भी हैज हैव या हैड का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे डू का मतलब होता था करना, और यहाँ पे हैज या हैव हैड का मतलब होगा क्या, रखना। एक तरह से उसके पास होने से होगा, यानी रखने से होगा, यानी कोई चीज़ है उसके पास है तो हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। कैसे दोस्तों, जैसे ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, मैं एक पेन रखता हूँ। इस तरह से भी एक हो जाएगा इसका सेंटेंस। तो आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, यानी मैं एक पेन रखता हूँ, तो इसकी आई हैव ए पेन बनाएंगे। इस तरह से हैव का प्रयोग हो जाएगा। जैसे सी हैज़ ए पेन, वह पेन रखती है, यानी उसके पास एक पेन है। तो ये हमारा सी के साथ हैज लगा हुआ है और आई के साथ हैव, क्योंकि हैव का प्रयोग हम लोग बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं और सी का हैज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ करते हैं। और हैड का प्रयोग हम लोग पास्ट टेंस में करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे दे हैड मेनी फ्रेंड्स, दे हैड, वे बहुत सारे फ्रेंड्स यानी मित्रों को रखते हैं, यानी उसके पास बहुत सारे मित्र हैं। तो ये हो जाएगा दे हैड मेनी फ्रेंड्स। तो इस तरह से हैड का प्रयोग हो जाएगा। हैज हैव और हैड का प्रयोग हम इस तरह से मुख्य क्रिया के रूप में भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हुआ हमारे हैज और हैड का प्रयोग। इस तरह से हमारे यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स समाप्त होते हैं दोस्तों। और हम लोग इसके आगे वाले वीडियो में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। उनकी संख्या बहुत अधिक है, इसलिए हम लोग उसको अगले वीडियो में एक नए वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और देखिए, और देखने में कैसा लगा और क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। और सरकारी विद्यालय में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो हमारे यूजे पाठशाला चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो इसी के साथ मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।